अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैं पूजा जैन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद लाया है मीट द आइकॉन। मीट द आइकॉन एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम उन लोगों से रूबरू होते हैं और उन लोगों की जो संघर्ष का सामना करके जो सफलता हासिल करते हैं हम वो जानते हैं, ताकि जो युवा देख रही है वो इंस्पायर हो सके, ताकि इतने लोग, ये प्रोग्राम जो है अभी यूट्यूब पे जाएगा, ये सोशल मीडिया पे जाएगा, बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे। राजस्थान परिषद वैसे बहुत सारे प्रोग्राम लाती है, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अनोखा प्रोग्राम है और आई डोंट थिंक ये प्रोग्राम पहले कभी हो चुका है। फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। और आज हमारे साथ है बहादुर जी सेठिया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारे आइकॉन के लिए। कुछ बताऊंगी आज बहादुर जी के बारे में। नाम ही इनका बहादुर है तो ये कितने बहादुर है, सोचिए सोचिए। मैं राजस्थान परिषद के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और तेरापन सभा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तेरापन गांधीनगर बैंगलोर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फाउंडर मेंबर राजस्थान परिषद के। तालियां तो बजनी चाहिए, कम ऑन। तुलसी महाप्रज्ञा चेतना सेवा केंद्र के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी सिटी के एक मेंबर रह चुके हैं, बीजेपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल में 3 इयर्स तक मेंबर रह चुके हैं और फिलहाल इनका बिजनेस एसी और रेफ्रिजरेटर का है और साथ ही साथ कार के जो एयर कंडीशनर सिस्टम का है वो भी इनका बिजनेस है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतना लंबा बिजनेस है, इतना फैला हुआ बिजनेस है, क्या बात है। शुरू करने से पहले एक सवाल पूछूंगी आपसे। आपको यहाँ पे आके मीट द आइकॉन कार्यक्रम में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि राजस्थान परिषद का ये जब से ये शुरुआत हुई है तब से आज ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है ये। और जिस तरह से इस कमेटी ने जो कार्य कर रहा है, सब लोगों को बुला के जो इंटरव्यू ले रहे हैं कि हमारे समाज में कौन सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अभी तक छुपी हुई है, उनको युवकों के सामने लाने के लिए और समाज के सामने लाने के जो इनका प्रयास रहा है बहुत सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो इंटरव्यू शुरू करें। शुरू करते हैं आपके बचपन से। आप मुझे आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। आपका बचपन कैसा था? बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? आपका पैशन क्या था बचपन में? बचपन की शुरुआत राजस्थान का छोटा सा गांव चाड़वास से शुरू हुआ है और बहुत बड़ा परिवार, दादाजी, पिताजी, काका जी, सब लोग एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे और सभी का आपस में अच्छा प्रेम और प्यार हुआ करता था। उस वक्त 10वीं तक मैं राजस्थान में पढ़ा, उसके बाद मैं कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में मैंने 4 साल अपनी ग्रेजुएट की वहाँ से। और बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक़ था, नाटक में काम करने का बहुत शौक़ था और थोड़ा थोड़ा राजनीति में भी शौक़ रखता था। कलकत्ता में आके मैंने कॉलेज में अपनी राजनीति शुरू की। बिल्कुल नया था, फिर भी मैं 4 साल तक उमेश चंद्रा सिटी कॉलेज, कलकत्ता की प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना रहा। और उस दौरान राजस्थान से आने वाले कई ऐसे बच्चे थे जिनको एडमिशन नहीं मिलता था, तो मैं अपने प्रयास से उनका एडमिशन करवाना और कहाँ कहाँ जहाँ उनको सहायता करने की होती उनको मैं सहायता भी किया करता था। उस वक्त जब कॉलेज में पास करके जब लॉ कॉलेज में गया, मैं लॉ कॉलेज 2 साल तक पढ़ा था मैं, तो मैं CPIM जो हमारे स्वर्गीय ज्योति बसु जी जिसके इंचार्ज थे, प्रेसिडेंट थे, मैंने CPIM वहाँ ज्वाइन की थी और 2 साल तक मैं उस पार्टी में रहा। उसके बाद मैं अपने सर्विस से मैं नेपाल चला गया, नेपाल में 2 साल रहा। इस बीच शादी हो गई और शादी होने के बाद में बचपन के आगे का रुख अलग हो जाता है और उस समय पार्टनर चाहता नहीं कि मेरा पार्टनर दूर रहे,
लेकिन ऐसा मौका मिला कि दूर रहना पड़ा। मेरे परिवार का अच्छा व्यापार था कलकत्ता में। मेरे मन में एक ऐसी धुन थी कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह करके इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहिए। उस तरह से मैं वहाँ से कलकत्ता से निकल के सर्विस ज्वाइन की, काठमांडू, विराटनगर, फिर वापस कलकत्ता, उसके बाद बेंगलोर। बेंगलोर भी मैं सर्विस में आया था और यहाँ पहले से ही मेरी साली श्रीमती संतोष गिरिया, जो आज हमारे साथ बैठी है, इनका परिवार यहाँ ऑलरेडी था और मेरा ससुराल पक्ष नाहर परिवार भी यहीं था। तो सब साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़े और इनका बहुत सहयोग रहा मेरे जीवन में। आगे जब बढ़ता गया मैं, और एक समय ऐसा भी आया कि हाथ में कुछ काम भी नहीं था, तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और साहस दिया मुझे कि अब हमें कैसे भी हो यहीं रहना है और यहीं काम करना है। तो एक दिमाग में जुनून था और मन में कसक भी थी कि इंसान के पास अगर व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है, तो इस समाज में या अन्य समाज में कहीं भी उसकी जो कीमत है वो उतनी आंकी नहीं जाती है, बशर्ते वो कितना भी ईमानदार हो, होशियार हो, कहीं कहीं कसक रहती है। तो उस जुनून से हम लोग व्यापार में आगे बढ़े। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैसे आपने इतना संघर्ष देख लिया है, बहुत संघर्ष का सामना किया है, उस वक्त आपका मार्गदर्शक कौन था? किसे देखकर आपको सीख मिलती थी? ऐसा है कि उस वक्त माता पिता नहीं रहे थे और जब चूंकि मैं यहाँ अकेला मेरा परिवार था, तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी मेरे में कि नहीं, काम से मत घबराओ, काम करो, लेकिन ईमानदारी के साथ करो। क्या ईमानदारी है। और मैं एक बात बता दूं बीच में आपको, मैं जिस कंपनी में काम करता था वो बहुत बड़ी कंपनी, और सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी अपनी ईमानदारी के साथ में कभी बगावत नहीं की, धोखा नहीं किया। और उस वक्त दो मेरे और साथ में मित्र जुड़े, एक रंजीत दुगड़ जो अध्यक्ष रह चुके हैं इसके, और एक निर्मल दुगड़ जिनका भी अपना यहाँ व्यापार चढ़ान पे था। तो हम लोग चार अपने आप में ऐसे दोस्त मिल गए जो शायद आज तक हम 40 साल से हमारा चारों का अभी तक संबंध वैसा ही है। आपकी बहुत सीखने मिल रहा है आपकी बातों से। तो हमें जाना कि आपको इतना सपोर्ट मिला है, आपकी फैमिली का, आपकी बेटर हाफ का, आपने हाँ। बहुत हिम्मत दी आपके बेटर हाफ का। मैं आपके बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ कि आज आपको वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आप मुझे ये बताइए। फिर लौटे हम ब्रेक के बाद। आप मुझे ये बताइए कि धर्म संघ आपके जीवन में कितना मायने रखता है और धर्म संघ से आपको कितना सफलता प्राप्त हुई है? मेरे जीवन में धर्म संघ का बहुत बड़ा महत्व है और धर्म के आधार पर ही हम लोग आज हमारा जैन समाज टिका हुआ है, मर्यादा अनुशासन के ऊपर। और वहीं से मैंने सीखा है कि ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईमानदारी के साथ काम करते हुए अगर आपको थोड़ा ही मिलता है तो बहुत बड़ा है। और ऐसा मैंने हिम्मत तोड़ी भी नहीं कभी, और मैंने काफ़ी संघर्ष किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ, फिर भी बिंदास हूँ मेरे मन में। या मुझे कुछ कोई पूछे, आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं बहुत हैप्पी कि अपने आप को अगर ऐसा महसूस करूं कि नहीं मुझे ये कमी है, तो फिर ज़िंदगी खराब हो जाएगी और ज़िंदगी बदतर हो जाएगी।
इसलिए मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा मुझे सहयोग मिल रहा है, और दोस्तों की जो धर्मपत्नियाँ है इतना इतना सहयोग देती है, मुझे महसूस नहीं होता है कि मैं अकेला हूँ या मेरा क्या हो रहा है। और धर्म का जहाँ तक संबंध है मेरे जीवन के साथ में, मैं जब 10 साल का बच्चा था तब से मैं इस धर्म के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और आज भी हमारे जो आचार्य, पूर्व आचार्य हुए हैं, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और अभी आचार्य महासमण जी, मेरा बहुत निकट से संबंध इनका है। तो अपने आप में मैं बड़पन अपना महसूस करता हूँ कि नहीं, ये धर्म संघ और आचार्यों को जहाँ आशीर्वाद है उस इंसान का कुछ बिगड़ता नहीं, अपनी ज़िंदगी अच्छी से जीता है। इस हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप समाज और अपना जो बिजनेस है उसके बीच में आपका तालमेल कैसे होता है? प्रायोरिटी किसको जाती है फर्स्ट? समाज सर्वोच्च है डेफिनेटली, और समाज के साथ अगर इंसान नहीं चलता है तो मैं नहीं समझता कि वो कहीं आगे बढ़ पाता है, और वो पंगु रह जाता है। और समाज ने मुझे बहुत दिया है। आज मैं हमारे जो यहाँ सामाजिक या हमारे धार्मिक और हमारे समाज के जो समाज सेवी जो व्यक्तित्व था, स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी नाटा, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, और उनकी यादगार को मैं भूल नहीं सकता। वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ भी सामाजिक गतिविधियाँ हैं, धार्मिक गतिविधियाँ हैं, उनका बड़ा सहयोग, बड़ा स्नेह और वात्सल्य मेरे ऊपर रहा। क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में असली संतुष्टि आपको किस में मिलती है? सामाजिक कार्य अच्छा होता है, और दोस्तों के साथ हम कहीं बैठ के कुछ सलाह मशवरा करते हैं, और कुछ धार्मिक गतिविधियों का भी जहाँ अगर फैलाव होता है तो उसमें संतोष प्राप्त होता है, अच्छा भी लगता है। मैं जब से आपके सुन रही हूँ कि आप दोस्ती इतना ये है, आपके ज़िंदगी में दोस्ती बहुत मायने रखती है, आपकी बातों से मैंने ये समझा। तो आज के लोगों को आप दोस्ती के बारे में कुछ बताओगे कि कैसी होनी चाहिए दोस्ती? नहीं, ऐसा है कि सच्चा मित्र वही है कि जो दुख के दिनों में और तकलीफ़ के दिनों में अगर काम आता है। दोस्ती को बदनाम मत होने दो। अगर दोस्ती किए किसी से तो पहले उसको ईमानदारी से निभाना सीखो। अगर स्वार्थ के साथ दोस्ती करते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है, और उसमें खुद का नुकसान ज़्यादा होता है, ऐसे देखा है मैंने। क्या बात है। मुझे आप ये बताइए कि आप अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो? हेल्थ के लिए हेल्थ, स्वास्थ्य का तो ध्यान में करीब टुडे आई एम 70। यू डोंट लुक लाइक। सो मैं 50 सालों से शायद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा हूँ। मैं, मुझे वॉलीबॉल का बहुत शौक, फुटबॉल का शौक, दौड़ने का शौक, वॉक करता हूँ एवरीडे, और खाने का बहुत अच्छा शौक, मिठाई वगैरह बहुत अच्छी खाता हूँ मैं। और इसलिए कि मैं एक्टिव रहता हूँ। मुझे मेरी धर्मपत्नी ने भी मिठाइयों का मुझे भंडार दिया था, भी आप खाओ लेकिन एक्टिव रहो, क्यों शौक था वो। तो इसलिए मैं तो ये भी संदेश देता हूँ युवाओं को भी आजकल जो पास्ता है, चाय है, माई है, थाई है, ये नहीं खा करके अगर आप थोड़ा मिठाई खाओ और थोड़ा घी दूध खाओ, मक्खन खाओ, तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, बशर्ते अगर आप एक्टिव हैं। एक्टिव नहीं हैं तो फिर तौबा तौबा। आज के युवाएं जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? युवाओं से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हर चीज़ में कंपटीशन है, उस कंपटीशन को झेल करके आगे आने के लिए एक तो ईमानदारी रखनी पड़ेगी उनको सबसे पहले, और दूसरे से कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम ठीक है, आपकी योजना ठीक है, तो सफलता स्वतः मिल जाएगी। और दूसरा क्या कि तो
आपका एटमॉस्फेयर है चारों ओर का, वो सकारात्मक होना चाहिए। वो खुद ही हमको पैदा करना पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस? आपके नज़र में, आपकी सोच में सक्सेस क्या है? सफलता उसको मानता हूँ कि आज का युवक माता पिता के साथ रहते हुए, अपने बच्चों को साथ रखते हुए अगर जिंदगी जीता है तो उससे बड़ी सफलता आज के मायने में नहीं मानता। बहुत अच्छी बातें हुई आपसे, बहुत सीखने मिला, आपने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे तो बहुत कुछ सिखा लिया है आपने, बहुत स्ट्रांग रहना सिखा लिया है आपने। मैंने सुना था कि आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, तो एक प्लीज़ गाना हो जाए ताकि हम एकदम स्माइल करें, एकदम लाइक हैप्पी मूड में आ जाए। एक कोई गाना गुनगुनाए, हम भी आपके साथ गाएंगे। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग तो है, एक दो अच्छा है। कोई भी एक गा लीजिए। मेरे को पुण्य और पाप के ऊपर एक गाना है, पाप करने से क्या होता है और पुण्य करने से क्या होता है, उसको मैं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम तमाम, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे गए, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। सागर से बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, हमको इंटरव्यू दिया, हमको सब सिखाया। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। धन्यवाद। राजस्थान परिषद की ओर से धन्यवाद।